एक बार है ना घर पे सोच लेना, पापा से बात कर लेना, और जो इस विषय में जानते हैं ना उन लोगों से। तो मैं तो, क्योंकि मेरे तो ये सिद्धि भी है ना घर की तरह से जानती, तो मैं तो सबको उसी तरह से गाइड करता हूँ जो उनके लिए सही होता है। और मैं ये जो आपको बता रहा हूँ ये इसीलिए गाइड कर रहा हूँ, अगर जो और कोई होता तो मैं बात ही नहीं करता। मैं बात भी केवल इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हारे पापा से भी बात हुई थी, अब ये लड़की तेरे साथ में आई है सिद्धि, ये मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, बहुत अच्छी स्टूडेंट। तो इसके कहने से मैं इतनी बात कर रहा हूँ। तो मैंने मेरी क्लास जो है वो पॉज कर रखी है अभी। इतने सारे स्टूडेंट है वो क्लास में जुड़े हुए हैं लेकिन उनको पॉज कर रखा है, केवल तेरे लिए इतना कर सकता हूँ बेटा। बाकी आप ऐसा कीजिए, ये जो चीजें है ना इनके विषय में आप सोच लीजिएगा। अब तो चले जाओ घर आराम से, है ना, और फॉर्म अपना साथ में ले जाओ, ले जाना चाहो तो, नहीं तो फिर एक बार घर पे सब लोग विचार कर लेना उसके बाद। ठीक है बेटा, एडमिशन 31 को है। एडमिशन हो गया ना, 3 साल मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है। मान लो अपने को ड्राइंग भी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सर गया हो गया, तभी बोल रही हूँ कि फोन में पूछ लो। टिकट देते, मैं तो गेम खेल रही हूँ। आगे आगे। अरे क्या गेम खेल रहे हो हमें भी बताओ बेटा। सर नमस्ते। नमस्ते। बेटा कोई विशेष स्टूडेंट आ गया था, उससे बात करने लगे, ठीक है। अपना आगे। आपने बोला था ना। हाँ, वैसे तो आज्ञाकारी स्टूडेंट है तो बात को मानते भी हैं, क्लास में बने हुए हैं, अच्छी बात है। अब अपन आगे चलते हैं। क्या चल रहा था बताइए, मैं भूल गया, वापस दूसरे प्रकरण में लग गया। जुड़ जाइए जल्दी से आप लोग। 19 हो गया, 19 से आगे। ले लो, मैं भी उधर ले लेता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग करना है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। Good morning, sir. Good morning, sir. क्लास स्टार्ट करते हैं हम। देखिए कल का जो हमारा क्लास था उसमें मैंने आपको इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बताया था और उसके अलग अलग बिंदुओं पे आपसे चर्चा की थी। श्रम विभाग के जो लाभ हैं वो आपको बताए थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के लाभ हमें प्राप्त होते हैं। दूसरा जो हमने आपको बताया था वो बताया था पूर्ण उपयोग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है ये जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं हमारे, उनका पूरा उपयोग करते हैं। जिन क्षेत्रों में नेचुरल रिसोर्स नहीं होते वहां हम किसी प्रकार का नया प्रोडक्शन नहीं कर सकते। इस वजह से उन क्षेत्रों में हम प्राकृतिक संसाधनों का आयात करके उसका उत्पादन कर सकते हैं। ये जो है प्राकृतिक साधनों के पूर्ण उपयोग में आपको मैंने बताया। वाला बिंदु रोजगार सृजन में आय में वृद्धि कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है रोजगार
को बढ़ावा देता है, ठीक है। इसके साथ ही आय में वृद्धि करता है। अमेरिका की सिलिकॉन जो वैली है वो आईटी के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और उसमें हमारे यहाँ के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत अधिक मात्रा में जॉब प्राप्त करते हैं। तो छात्रों, हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने देश दुनिया के लोगों को रोजगार और आय में वृद्धि दी है। इसके अलावा अगला बिंदु मैंने आपसे क्लियर किया था कि उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अनेक वस्तुओं की उपलब्धता होती है। जो हम दूसरे देशों की वस्तुओं का जो उपभोग कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ऐसा हो पा रहा है। औद्योगिक विकास की आपसे चर्चा की थी कि औद्योगिक विकास भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ही विकसित हो। इसके अलावा अगला जो बिंदु विस्तार था, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट का एक्सपेंशन था, उसका विस्तार था। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार जब घरेलू बाजार के साथ जुड़ता है तो आर्थिक क्रियाएं बढ़ती हैं, बाजार का विस्तार होता है और बाजार का जो विस्तार है वो आर्थिक क्रियाओं को बढ़ाता है। ये चर्चाएं मैंने आपसे की हैं। बड़े पैमाने की मितव्यताएं, बड़े पैमाने की मितव्यताओं का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्थ की लागत को कम किया है और लागत को कम करने के कारण ही जो बचते हैं मितव्यताएं। आज जो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है वो दूसरे देशों के पास है और दूसरे देश जो हैं उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उस पदार्थ को हमें उपलब्ध करवाते हैं। तो छात्रों, लार्ज स्केल पर बन रहा है, लाभ दे रही हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो अगला हमारा बिंदु था विदेशी मुद्रा का अर्जन। हम अर्न फॉरेन करेंसी कर रहे थे और उसमें दूसरे देश को जब हम निर्यात आयात करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है जो हमारे विदेशी विनिमय कोष को मजबूत करती है। ये बातें भी हमने की थी। प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो रिसर्च और डेवलपमेंट दोनों को बढ़ाता है, उनकी प्रोग्रेस करता है। इसका मैंने कल आपको बहुत अच्छा उदाहरण बताया था कि जो कोरोना महामारी चल रही है उसके लिए जो वैक्सीन डेवलप हुई है वो अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च का ही परिणाम है। किसी एक देश की उसमें महती भूमिका नहीं है, उसमें सभी देशों का परिश्रम शामिल है, सभी देशों के वैज्ञानिकों की जो शोध कार्य है वो शामिल है और उसकी वजह से हमें इतनी जल्दी ये वैक्सीन मिल पाई है। तो अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास में प्रगति हुई है। इसके अलावा कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चा माल भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हमें मिलता है, इससे हमारा विकास होता है। प्रबंधन और व्यापारिक कौशल का विकास, ये सब हमें इंटरनेशनल मार्केट से मिलता है। तो ये सारे जो बिंदु हैं इन पर मैंने कल आपसे चर्चा की थी और ये सारे बिंदु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ के दृष्टिकोण से देखे जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है या अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है इसके नॉन इकोनॉमिक प्रॉफिट कौन से हैं। ये तो इकोनॉमिक प्रॉफिट थे जो आर्थिक स्थिति में हमें मजबूत करते थे। नॉन इकोनॉमिक प्रॉफिट की जब हम बात करेंगे तो नॉन इकोनॉमिक प्रॉफिट हम इसमें देखें तो छात्रों, जैसे हम शिक्षा के महत्व की बात कर सकते हैं, शिक्षा से है, तो नॉन इकोनॉमिक प्रॉफिट में हम शिक्षाप्रद महत्व की बात कर सकते हैं। पहला बिंदु शिक्षाप्रद महत्व, नॉन इकोनॉमिक प्रॉफिट में पहला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के गैर। अब पहला जो हमारा बिंदु है वो शिक्षाप्रद महत्व, ठीक है। अब शिक्षाप्रद महत्व क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार? शिक्षाप्रद महत्व यही है कि हम एजुकेशन को भी हायर करते हैं। बड़े बड़े संस्थान जो वैश्विक स्तर पर काम कर रहे हैं, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, वो उन संस्थानों में अपना एजुकेशन पूरा करते हैं और वो एक ऐसी प्रतिभा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निखर कर आते हैं जो पूरी दुनिया को लाभ पहुंचाते हैं। विकासशील अविकसित देशों में शिक्षा के जो मानक होते हैं वो निम्न स्तर के होते हैं या जो वहां के संस्थान होते हैं वो गुणवत्ता की दृष्टि से अच्छे नहीं होते हैं, जिसके कारण वहां के लोगों को शिक्षाप्रद महत्व नहीं प्राप्त हो पाता। तो छात्रों, ऐसे छात्रों के लिए जब विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक संस्थान उपलब्ध होते हैं। हेलो,
जी चाचा ये भाई फोन पे बात कौन कर रहा है क्लास के बीच में? कृष्णा सर 1 मिनट रुको सर, वो फोन आ रहा है बेटे। अर्जेंट है। तो देखिए हम शिक्षाप्रद महत्व कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विकासशील राष्ट्रों को विकसित राष्ट्रों से संपर्क स्थापित करने का अवसर मिलता है, जिससे अनेक शिक्षाप्रद लाभ प्राप्त होते हैं, जो भौतिकी पदार्थों के प्रत्यक्ष आयात से भी अधिक मूल्यवान होते हैं। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि विदेशी व्यापार ज्ञान को स्थानांतरित करता है। हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग दूसरे देशों में जाकर अपनी सेवाएं देते हैं, और दूसरे देश के जो विद्यार्थी होते हैं या वहाँ के रिसर्चर होता है या मैनेजमेंट करता होता है या अन्य सेक्टरों के जो लोग होते हैं वो हमारे देश में आकर सेवाएं देते हैं। तो ये ज्ञान का प्रसार है, ज्ञान को स्थानांतरण करने की प्रक्रिया है। एक देश से दूसरे देश के बीच में हम हमारे नॉलेज को ट्रांसफर करते हैं। विकास की प्रक्रिया में ज्ञान का अभाव अन्य किसी भी घटक के अभाव से अधिक व्यापक रुकावट है। आप कच्चा माल उपलब्ध करवा लें, टेक्नोलॉजी ले आए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें, और यदि उसको क्रियाशील बनाने के लिए ज्ञान नहीं है तो वो सबसे बड़ी रुकावट है। ज्ञान के बिना किसी भी काम को क्रियाशील नहीं कर सकते हम। इसलिए बौद्धिक विकास या ज्ञान का जो विकास है वो करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जरूरी होता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा जो महत्व है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देखने को मिलते हैं। प्रोफेसर मायर की हम बात करें, प्रोफेसर मायर ने अपने शब्दों में कि विदेशी व्यापार चूंकि निर्धन देशों को अपने से अधिक समृद्ध देशों की सफलताओं एवं असफलताओं से सीख लेने का अवसर प्रदान करता है, अतः विदेशी व्यापार उनके विकास की गति बढ़ाने में बहुत अधिक सहायक होता है। ये मायर बाल्डविन का कथन है। वो कहते हैं, क्या कह रहे हैं मायर बाल्डविन कह रहे हैं यहां पर कि जो विदेश, देखिए मैं डायल कर रहा हूं, ये मायर बाल्डविन का कथन है। ये जो मैंने मार्क किया है, ये 3 लाइन जो है ये मायर बाल्डविन का कथन है। इसको आप देखिए, विदेशी व्यापार चूंकि निर्धन देशों को अपने से अधिक समृद्ध देशों की सफलताओं एवं असफलताओं से सीख लेने का अवसर प्रदान करता है, अतः विदेशी व्यापार उनके विकास की गति बढ़ाने में बहुत अधिक सहायक है। ठीक है, इसके अलावा आगे हम बात करें तो अगला हमारा बिंदु बनता है दूसरा हमारा बिंदु बन रहा है, इसी में एक डेफिनेशन हो रहा है शिक्षा प्रद जो महत्व है उसी में। प्रोफेसर जेस मिल ने डेफिनेशन दिया है कि विदेशी व्यापार एक देश के निवासियों में नवीन करता है तथा उनकी आदतों को बदलकर उनमें नवीन इच्छाओं, बड़ी आकांक्षाओं एवं पारदर्शिता को जन्म देता है। ये जेस मिल कि जो विदेशी व्यापार होता है वो लोगों के बीच में नवीन विचारधारा को क्या करता है, विकसित करता है। ठीक है, नई विचारधारा को विकसित करता है, उसको जागृत करता है, उनकी आदतों को बदलकर नवीन इच्छाओं में बड़ी आकांक्षाओं एवं पारदर्शिता को जन्म देता है, ऐसा जेस मिल कहता है। और जेस मिल ने इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ स्वीकार किया है कि शिक्षा की जो बात है, शिक्षा के जो महत्व है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से प्राप्त किए जा सकते हैं। कई बार हम भी ऐसा आभास कर सकते हैं कि जो हमारा जो बाहरी वातावरण होता है, बाहरी वातावरण का मतलब यहाँ आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ले सकते हैं कि जो हमारा बाहरी वातावरण होता है उस बाहरी वातावरण से हम बहुत कुछ सीखते हैं। जो बातें हम कभी पढ़ लिख कर नहीं सीख पाते, हमारे अंदर से नहीं सीख पाते, वो हम बाहर के वातावरण से सीख पाते हैं। तो जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण दूसरे लोगों के संपर्क में आते हैं, दूसरे लोगों की व्यवस्थाओं को समझते हैं, उनकी संस्कृति और सभ्यता का हम ज्ञान लेते हैं,
तो ऐसी स्थिति में हमें वास्तव में शिक्षाप्रद जो लाभ हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त होते हैं। दूसरा हमारा बिंदु है सभ्यता का विकास। किन काल से ही हम सभ्यता, तो भारत सभ्यता की दृष्टि से अन्य देशों की तुलना में एक विकसित राष्ट्र था, जिसे संस्कारों का देश कहा जाता था। जब पूरी दुनिया अज्ञान से गुजर रही थी तब भारत पूरी दुनिया को ज्ञान कृपा करता था। तो सभ्यता का जो विकास है वो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ के तौर पर देखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो या दो से अधिक जो देश होते हैं वो आपस में संपर्क स्थापित करते हैं, सामंजस्य स्थापित करते हैं और अलग अलग लोगों से हमारा वहां मिलना होता है। हम उनकी सभ्यता को सीख पाते हैं, उनके संस्कारों को सीख पाते हैं। तो निश्चित तौर पर जब अच्छे आदर्शों को हम दूसरे देशों से प्राप्त करते हैं तो हमारे यहाँ सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने गैर आर्थिक कारणों में या गैर आर्थिक लाभों में हमें सभ्यता और संस्कृति का विकास दिया है। इसमें हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से विकासशील राष्ट्र विकसित राष्ट्रों के संपर्क में आए हैं, जिससे सभ्यता तथा विकास अभिरुचियों का जन्म हुआ है। अर्थशास्त्र के जनक प्रोफेसर एडम स्मिथ का मानना है कि विश्व में सभ्यता और संस्कृति विदेशी व्यापार के माध्यम से ही संभव हो सकी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सभ्यता की बड़ी एजेंसी माना गया है। आज दुनिया में जो ज्ञान का प्रसार हुआ है, संस्कारों का जो प्रसार हुआ है, सभ्यता में जो सुधार आए हैं, मानव में जो अज्ञान था उस अज्ञान में जो उसका बौद्धिक विकास हुआ है, यह हम नई नई परंपराओं का समाज में निर्वहन करने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सब जो बातें मानव के जीवन में आ रही हैं वो सब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की देन है। इसलिए छात्रों हम कह सकते हैं यहाँ पर कि सभ्यता का विकास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का गैर आर्थिक लाभ बनता है। ठीक है, अगला हमारा बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना। देखिए, जब दो या दो से अधिक राष्ट्र अपने आर्थिक हितों को जोड़ते हैं, आर्थिक हितों के लिए आयात और निर्यात करते हैं, तो वो एक दूसरे के नजदीक, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और जब हमारा किसी के साथ जुड़ाव ही नहीं होगा, हम किसी के संपर्क में ही नहीं आएंगे, तो ऐसी दिशा में हम ये कह सकते हैं छात्रों कि यहां अंतर्राष्ट्रीय शांति और एकता की स्थापना नहीं हो सकती। आज जब तक डायलॉग नहीं होगा, इंटरनेशनल लेवल पर डायलॉग बाजी नहीं होगी, तो हम कैसे पहल कर सकते हैं दूसरे देश के साथ अपने संपर्क स्थापित करने की। आज हमारे जो संबंध है वो पाकिस्तान के साथ आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही खराब हैं, जिसकी वजह से हमारे यहां पर अशांति पैदा रहती है या अशांति होती रहती है। उस अशांति को शांत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सबसे अच्छा माध्यम बनता है। जब दो देश एक दूसरे के साथ आर्थिक हितों में जुड़ेंगे तो आर्थिक हित उनके राजनीतिक हित को भी साधेंगे और दो देशों के बीच में शांति स्थापना हो सकती है। आज जो अफगानिस्तान का उदाहरण देते हैं कि जो चुनी हुई सरकार थी उसको एक हिंसात्मक जो संगठन है उसके द्वारा उसको हटा दिया गया और उस पर अपना शासन स्थापित कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में पूरी वैश्विक बिरादरी की जिम्मेदारी बनती है कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं जिनका कोई दोष नहीं है उनको न्याय दिलवाएं। तो वैश्विक स्तर पर इस बात का दबाव बन रहा है, वैश्विक स्तर पर इस बात का दबाव बनाया जा रहा है कि अफगानी लोगों को उनके जीवन जीने के लिए उनको उनके हितों की रक्षा की जाए। तो ये वैश्विक स्तर पर ही ऐसा हो सकता है, अन्यथा यदि इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं होते तो अन्य देश किसी प्रकार की कोई पहल नहीं करते और इसका जो परिणाम है वो वहां के स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता। तो छात्रों, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा एकता की जो हम बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसके बाद उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व केवल वस्तुओं को उपलब्ध कराने तक बल्कि देश के अधिक विकास को गति प्रदान करने में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है।
यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त होने वाले लाभों के संबंध में प्रोफेसर एल्सवर्थ जो है कहते हैं, क्या कहते हैं वो, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक लोगों के अधिक विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करने एवं उच्च जीवन स्तर को संभव बनाए रखने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अभाव में संभव नहीं होगा। ये प्रोफेसर एल्सवर्थ कहते हैं। उसके अलावा प्रोफेसर मियर कह रहे हैं, मियर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है ने ऐसे अनेक देशों के विकास को आगे बढ़ाने का कार्य किया है जो आज विश्व के सर्वाधिक समृद्ध देश समझे जाते हैं। आज ब्रिटेन या अमेरिका की हम बात करते हैं, ये वो देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ही समृद्ध हुए हैं। इनको दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी मिला है, इनको कच्चा माल मिला है, इनको काम करने वाले लोग मिले हैं, साधन मिले हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके आर्थिक विकास में दूसरे देशों की महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है। अंतर्राष्ट्रीय आगे बढ़ने का कार्य किया है। आज विश्व जो ब्रिटेन आर्थिक विकास ऊनी तथा सूती कपड़ों के निर्यात, ऊनी तथा सूती कपड़ों के निर्यात कारण हुआ है। डेनमार्क का डेयरी निर्यात द्वारा जापान का रेशम के व्यापार से हुआ है। प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार पश्चिम यूरोप का जो उदाहरण हम देते हैं, प्रोफेसर एल्सवर्थ कहते हैं, मलाया के रबर, हमारा जो मलाबार तट है भारत वाला, मलाया, मलेशिया, कोलमपुर, वहां भी रबर के बागान है। तो मलाया के रबर तथा मध्य पूर्व के पेट्रोल के बिना पश्चिम यूरोप के देशों की कारें तथा यात्री बसें गतिहीन हो जाती हैं, क्योंकि उनके जो टायर बनेंगे वो रबर से बनेंगे। तो मलेशिया, कोलमपुर और भारत में जो तटीय प्रदेश है वहां से हम रबर प्राप्त करते हैं, उनके बिना उनकी कारों के पहिए नहीं बन पाएंगे, जिससे उनकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। तो छात्रों हम ये कह सकते हैं, बिना पेट्रोल के पश्चिम यूरोप के देशों की कारें तथा यात्री बसें गतिहीन हो जाती हैं। निष्कर्ष रूप में प्रोफेसर हार्म गोमेज के शब्दों में कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने विश्व के लोगों को सुखी बनाने व विश्व के चौमुखी उन्नति की प्रेरणा दी है। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के गैर आर्थिक लाभ थे, जिसमें 3 बिंदु पर हमने चर्चा की है। इनको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। आर्थिक लाभ के हमने 15 बिंदु किए हैं, गैर आर्थिक लाभ के 3 बिंदु किए हैं, जिसमें पहला आपका बिंदु था शिक्षाप्रद लाभ, दूसरा आपका सभ्यता संस्कृति का विकास, और तीसरा जो बिंदु बना था वो बना था आपका, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा एकता की स्थापना करना। ये आपके गैर आर्थिक लाभ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाली हानियां। छात्रों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ ही नहीं मिलता है, हमें हानियां भी मिलती हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हमें फायदे ही नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हमें नुकसान भी है। हमने एक पक्ष का अध्ययन किया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने से हमें लाभ प्राप्त हुआ है, चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉफिट हो या नॉन इकोनॉमिक प्रॉफिट हो। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड से होने वाली हानियां या नुकसान कौन कौन से हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने हमें बहुत अधिक मात्रा में नुकसान दिए हैं। ठीक है, तो यहां जो हम बात कर रहे हैं इसमें हानियों पर हम चर्चा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से केवल लाभ ही प्राप्त, कुछ हानि भी होने की आशंका रहती है। इसके बिंदु निम्न प्रकार। आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं, पहला जो बिंदु हमारा वो है खनिज पदार्थों का अनुचित विदोहन। खनिज पदार्थों का अनुचित विदोहन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत विकासशील देशों द्वारा अपने निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से ऐसे बहुमूल्य खनिज पदार्थों का निर्यात कर दिया जाता है
जिन्हें पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। यदि यही क्रम जारी रहा तो भंडार शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं भारत से कच्चा मैग्नीज, अभ्रक, खनिज लोहा आदि निरंतर निर्यात किए जा रहे हैं। यदि इनका प्रयोग देश में ही किया जाता तो औद्योगिक विकास को गति मिलती। छात्रों, यह बहुत अच्छी बात इसमें बताई है कि जिन देशों में या जिन क्षेत्रों में खनिज पदार्थों की बहुतायतता है, उन क्षेत्रों में इस बात की होड़ मची हुई है कि वैश्विक स्तर पर ज्यादा से ज्यादा इन खनिज पदार्थों का निर्यात कर दिया जाए। और इसको यदि नियंत्रित नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर यह समस्या हमारे सामने आने वाली है कि ये खनिज पदार्थ जो प्रकृति के द्वारा हमें सीमित मात्रा में दिए गए हैं वो खत्म हो जाएंगे और वैश्विक स्तर पर एक नई समस्या हमारे सामने जनरेट हो जाएगी। आज दुनिया के लगभग सभी देश इस बात की आपस में होड़ कर रहे हैं या उनके बीच में इस बात की आपस में होड़ मची हुई है कि मैं अधिक विकास करूं, दूसरे देश की तुलना में मैं आगे बढ़ूं। तो ये जो विकास का अंधानुकरण हो रहा है, जिसके कारण हम पर्यावरण की बलि चढ़ा रहे हैं, हम हमारे खनिज पदार्थों की बलि चढ़ा रहे हैं, जो हमें प्रकृति ने शांतिपूर्ण वातावरण और शांतिपूर्ण जो जीवन दिया है उसमें हम अशांति पैदा कर रहे हैं केवल डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। अब ये समझ में नहीं आता कि ये विकास की जो यात्रा है ये मानव को कहां तक लेकर जाएगी या ये मानव इस विकास की यात्रा में कहां जाकर रुकेगा, इसका कोई पैरामीटर नहीं है। लेकिन लोगों में आपसी होड़ मची हुई है आगे बढ़ने की, आगे निकलने की। किसी को यह पता नहीं कि मेरे आगे निकलने से, मेरे आगे बढ़ने से कितना प्राकृतिक ह्रास हो रहा है, मैं कितना पर्यावरण का विदोहन कर रहा हूं, जिसकी वजह से नई प्रकार की जो समस्याएं हैं वो आने वाली पीढ़ी के सामने होंगी। आने वाली पीढ़ी को उन समस्याओं या उन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और उसका कोई समाधान नहीं होगा। आज जो कोरोना पैंडेमिक हमारे बीच में आया है यह भी प्राकृतिक चुनौती है कि जिस जिस प्रकार से मानव ने प्राकृतिक संसाधनों के साथ छेड़छाड़ की है तो उसने एक नई समस्या को जन्म दिया है। तो छात्रों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित दोहन किया है, विदोहन किया है। यह बहुत बड़ी हमारी हानि है, हमारी समस्या है। इस कद्र या इस संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा है। हमारे प्राकृतिक जो संसाधन है जिसमें कोयला है, पेट्रोल है, मैग्नीज है, लोहा है, ठीक है, इन सब का अनियंत्रित मात्रा में उपयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ी के लिए चुनौती हो जाएगी। क्योंकि जो आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सतत विकास की जो हम बात करते हैं, सतत विकास क्या है? सतत विकास एक धारणीय प्रक्रिया है जो धारण योग्य हो उसे स्वीकार करना है, जो धारण योग्य नहीं है उसे स्वीकार नहीं करना है। तो ये प्रॉब्लम है हमारे सामने। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं इस बात का जो जिम्मेदार है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने हमें खनिज पदार्थों का अधिक मात्रा में विदोहन करने का साहस दिया है। दूसरा हमारा बिंदु निकल कर आता है दूसरे देशों पर निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑन द अदर कंट्रीज। दूसरे देशों पर निर्भरता। देखिए, इस विकास की चाल में, इस विकास के दौर में सारे जो देश हैं उनकी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है और ये डिपेंडेंसी जो होती है वो हमारी संप्रभुता के लिए चुनौती बनती है। आगे जाकर हमें गुलामी की ओर ले जाती है, हमें निर्भरता की ओर ले जा रही है, जो हमारे लिए एक नया संकट पैदा कर सकता है। हमारे राजनयिक जो संबंध थे अफगानिस्तान के साथ का परिवर्तन हुआ है, तो राजनयिक संबंध हमारे टूट गए हैं। अब हमारे लिए एक नई चुनौती का हमें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो निर्भरता है दूसरे देशों के साथ वो निश्चित तौर पर संकट खड़ा करती है। इसलिए देश को अपने हिसाब से अपने संसाधनों में सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने जब दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित किया है तो हमारी निर्भरता दूसरे देशों के साथ बढ़ गई है। तो ये हमारे लिए संकट का कारण हो सकता है छात्रों। तो इसमें हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय
व्यापार के कारण व्यापार की व्यवस्था एक दूसरे पर निर्भर हो जाती है। कई राष्ट्र कुछ विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं के आयात के लिए विदेशों पर निर्भर हो जाते हैं, परंतु यदि युद्ध या अन्य परिस्थितियों के कारण विदेशी व्यापार अवरुद्ध हो जाता है तो देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विदेश में होने वाले आर्थिक उछाल का प्रभाव उन देशों पर भी पड़ता है जिनके आपस में व्यापारिक संबंध होते हैं। देखिए छात्रों, 1929-30 में वैश्विक स्तर पर मंदी का सामना हमें करना पड़ा, जिसे वैश्विक मंदी कहते हैं, महामंदी कहते हैं, या दुनिया के लिए काला दिवस कहते हैं। जब 1929-30 में वैश्विक महामंदी आई तो उसका प्रभाव सीधा सीधा सारे देशों पर हुआ। अब इकोनॉमिक जो नीति निर्माता लोग हैं उनके सामने यह समस्या उत्पन्न हुई कि किस प्रकार से इस मंदी से बचा जा सके। ये जो मंदी हमारे सामने आई है इससे कैसे बचा जा सके। तो ये चूंकि वैश्विक समस्या थी, इसका समाधान भी वैश्विक स्तर पर ही होना था। तो ये जो संकट का कारण बना वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बना। यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता तो इस मंदी का प्रभाव अन्य प्रकार के देशों पर नहीं होता। सबसे ज्यादा इसका जो प्रभाव देखने को मिला वो पश्चिम के जो देश हैं, यूरोपियन देश, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन, अमेरिका, कनाडा, इस प्रकार के जो पश्चिम के जो देश हैं इन पर इस मंदी का प्रभाव ज्यादा देखने को मिला। तो विश्वव्यापी हो गई क्योंकि में थी। इसी प्रकार की 21 अमेरिका का यूरोपियन देशों में आई मंदी ने न्यूनाधिक रूप से लगभग सभी राष्ट्रों को प्रभावित किया। तो छात्रों, यहां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमने हानियों की जो चर्चा की है वो हमने 2 बिंदुओं पर की है। पहला बिंदु आपको बताया है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अनुचित विदोहन हो रहा है कि दूसरे देशों पर हमारी निर्भर आती है। ठीक है, तो ये 2 बिंदु मैंने आपसे चर्चा की है। उसके बाद में अगले जो बिंदु है वो अगले उसमें आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है ना, आपको छोड़ना नहीं है ग्रुप को। ठीक है ना, इसमें अभी क्लास बना रहा हूं। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। देखिए पिछली जो क्लास आपकी हुई अभी उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानियां और उसमें 2 बिंदुओं को मैंने विस्तार पूर्वक सलोनी। यस सर। स्लाइड के जो दिखाई दे रहे हैं ना आपको? हाँ सर। ठीक है, तो हमारा अगला जो बिंदु है इसमें वो बनता है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का प्रतिकूल प्रभाव। देखिए कई दशाओं में प्रतियोगिता को अनुकूल माना जाता है। कई दशाओं में कंपटीशन होना चाहिए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होने से एक स्वस्थ वातावरण बनता है और गुणवत्ता का विकास होता है। जहां प्रतिस्पर्धा नहीं होती है ना वहां आलस्य होता है और गुणवत्ता नहीं होती है। इसलिए 2 पक्षों के बीच में या 2 देशों के बीच में
प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है ये प्रतिकूल प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश के उद्योगों को विदेशी उद्योगों से प्रतियोगिता करनी पड़ती है। देखिए, मैंने कई बार आपको बताया कि जो एमएनसीज का जो कंसेप्ट है, एमएनसीज होते हैं मल्टीनेशनल कंपनियां, बहुराष्ट्रीय निगम कहते हैं। और ये बहुराष्ट्रीय निगम इतने बड़े निगम होते हैं कि इनके सामने किसी देश का जो स्मॉल इंडस्ट्री होता है, जो लघु उद्योग होता है, वो प्रतियोगिता नहीं कर पाता है। आज यदि हम रिलायंस ग्रुप की बात करें तो रिलायंस ग्रुप जो है वैश्विक स्तर पर एमएनसीज है, वो मल्टीनेशनल कंपनी है। इसके अलावा हम और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, आर्सेलर है, ठीक है ना, इसके अलावा आपका अमेजन है, ये सब जो है बड़ी कंपनियां हैं। और इनके सामने जो छोटे स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज होते हैं वो प्रतियोगिता नहीं कर पाते हैं। तो निश्चित तौर पर स्थानीय परिस्थितियों में ये जो प्रतियोगिता है या जो ये एमएनसीज हैं, इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आज हमारा लघु उद्योग, कुटीर उद्योग इनके साथ प्रतियोगिता नहीं कर पाता है, इनके साथ टेक्नोलॉजी के जो समझौते होते हैं वो नहीं कर पाता है, और इसकी वजह से ये उद्योग पिछड़ जाते हैं। एमएनसीज हाई टेक्नोलॉजी से किसी प्रोडक्ट को बनाता है, उसके सामने हमारा जो बनाया हुआ हाथ का जो पदार्थ होता है, हैंडमेड जो पदार्थ होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता नहीं कर पाता है। तो कहने का मतलब यह है कि स्थानीय व्यवसाय पर, स्थानीय उद्योगों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारतीय जीडीपी में लगभग 45% जो योगदान है, हिस्सेदारी है, वो हमारे छोटे उद्योगों की है। अब छोटे उद्योग जब हमारे सुरक्षित नहीं रहेंगे, हम उनको सुरक्षित नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो प्रतिस्पर्धा से बाहर निकल जाएंगे और हमारे रोजगार, हमारी जीडीपी पर पड़ा है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो छात्रों, यहां ये कह सकते हैं हम कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता पर प्रतिकूल प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश के उद्योग करनी पड़ती है, क्योंकि उन्नत तकनीक के कारण घरेलू उद्योग विदेशी प्रतियोगिता के सामने टिक नहीं पाते हैं। 19वीं सदी में ब्रिटिश प्रतियोगिता के कारण बहुत से भारतीय उद्योग क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे। अगला हमारा बिंदु बनता है अर्थव्यवस्था का असंतुलित विकास। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है ये अर्थव्यवस्था विकास देता है। असंतुलित विकास से क्या मतलब है, यहां पर असंतुलित विकास से मतलब है कि किसी विशेष क्षेत्र का तो विकास हो जाता है, अनेक क्षेत्र ऐसे होते हैं जो विकास की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाते हैं। दो क्षेत्रों के बीच में विकास का असंतुलन हो जाता है। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण की जो दशाएं हैं, उसका लाभ किसी विशेष क्षेत्र को मिल जाता है, और जिस क्षेत्र में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण की प्रक्रिया नहीं होती, वो क्षेत्र विकास के दृष्टिकोण में पिछड़ जाता है। आज जैसे हम बात करते हैं कि जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, जो हम भिवाड़ी, रेवाड़ी, दारूहेड़ा, कुसखेड़ा, नीमराणा, बहरोड, ये जो राजस्थान में हम इंडस्ट्रियल एरिया की जो बात करते हैं, ये क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही संपन्न क्षेत्र है, ठीक है। अब इसी का जब हम कंपेयर पश्चिम राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, पाली से करेंगे, तो ये औद्योगिक दृष्टि से विभिन्न जिले हैं। तो छात्रों, यहां क्षेत्रीय असंतुलन आ रहा है, क्षेत्रीय असमानता आ रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी यही करता है कि जिन क्षेत्रों में विशिष्टीकरण का लाभ मिल रहा है, जिन क्षेत्रों में श्रम विभाजन का लाभ मिल रहा है, वो क्षेत्र तो विकास के मानक में आगे बढ़ जाते हैं, और जिन क्षेत्रों में विशिष्टीकरण का लाभ या श्रम विभाजन के लाभ नहीं मिल रहे हैं, वे क्षेत्र विकास के मानक में पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए यहां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण अधिकतम लाभ प्राप्ति के उद्देश्य हेतु प्रत्येक देश उसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण को प्राप्त करता है जिन्हें वह अन्य देशों की तुलना में कम लागत पर उत्पन्न कर सकता है, तथा जिन वस्तुओं के उत्पादन में लागत अधिक होती है उसका आयात करना होता है। इस प्रकार देश में सभी प्रकार के उद्योग धंधों का विकास नहीं हो पाता है। यह स्थिति अर्थव्यवस्था में असंतुलन विकास को जन्म देती है। तो विशिष्टीकरण की प्रक्रिया में मैंने यही बताया था आपको कि जो क्षेत्र या जो देश
जिस वस्तु को उत्पादित करने में श्रेष्ठ तकनीक का प्रयोग कर रहा है या संसाधन श्रेष्ठ लेकर चल रहा है, वो उसी वस्तु का उत्पादन करे। जैसे भारत गेहूं के उत्पादन में विशिष्टता को प्राप्त कर रहा है और ब्रिटेन शराब के उत्पादन में विशिष्टता को प्राप्त कर रहा है, तो ब्रिटेन शराब का उत्पादन करे और भारत गेहूं का उत्पादन करे। और ज्यादा जो एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है उसका आपस में आयात निर्यात करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। अब कहने का मतलब यह है कि भारत में गेहूं का विकास तो हो जाएगा, लेकिन शराब के क्षेत्र में या शराब के उत्पादन में भारत क्या हो जाएगा, पिछड़ जाएगा। तो सभी वस्तुओं के उत्पादन के दृष्टिकोण में हमारे जो संतुलन की बात की गई है वो असंतुलित हो जाएगा। इसलिए क्षेत्रीय असंतुलन उत्पादित होगा निश्चित तौर पर, और देश की इकोनॉमी को भी असंतुलन का सामना करना पड़ेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कमी रही है कि उसके कारण असंतुलित विकास होता है। छात्रों, अगला डंपिंग। पहले आपको समझना पड़ेगा राशिपातन क्या है। राशिपातन का भय। राशिपातन का मतलब होता है कि कोई देश चलाकर अपने बाजार में किसी वस्तु को उच्च दाम पर बेचता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस वस्तु को कम दाम पर बेचता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई वस्तु सस्ती बेची जाती है और डोमेस्टिक मार्केट में उसी वस्तु को ज्यादा दामों पर बेचा जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसे कहा गया है राशिपातन या डंपिंग प्रोसेस। छात्रों, डंपिंग प्रोसेस क्यों किया जाता है या डंपिंग क्यों किया जाता है? तो जो विकसित राष्ट्र होते हैं, जिनके पास धन की कमी नहीं होती, कैपिटल फॉर्मेशन अधिक मात्रा में होती है, टेक्नोलॉजी का प्रसार जो है वो भी अधिक मात्रा में होता है, मानवीय संसाधन भी अधिक मात्रा में होता है, इसके कारण वो लोग अपने पदार्थ को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक मात्रा में बेचने के लिए उस पदार्थ की कीमत कम लेने लग जाते हैं। ये तो हमने सामान्य घटना में भी देखा है कि जब बाजार में प्रतिस्पर्धा होती है तो दुकान वाले अपने वस्तुओं के भाव घटाने लग जाते हैं ताकि उनके ग्राहक छोड़कर ना जाएं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी ऐसा ही होता है कि जब कोई वस्तु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेची जाती है तो निश्चित तौर पर वो वस्तु और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश उस वस्तु को कम कीमत पर बेचेगा उस माल को लोग ज्यादा खरीदेंगे। तो अमेरिका जैसे जो देश हैं वो डंपिंग का प्रयोग करते हैं क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी उच्च होती है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है। इसकी वजह से वो हानि उठाकर भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तु को कम कीमत पर बेचना चाहते हैं। उसकी भरपाई करने के लिए डोमेस्टिक मार्केट में उस वस्तु के दाम उच्च ले लेते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में एकाधिकार के लक्षण होते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन के लक्षण होते हैं। इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो डंपिंग का तरीका है ये छोटे देशों को हानि पहुंचाता है। अमेरिका ने डंपिंग किया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने गेहूं के दाम कम कर दिए, तो उस दशा में अमेरिका का गेहूं बेचा जाएगा, अमेरिका का गेहूं लोगों के द्वारा खरीदा जाएगा। लेकिन जो विकासशील देश हैं, अविकसित देश हैं, जहां लागत उच्च आती है किसी वस्तु के उत्पादन करने में, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसके कारण वहां के पदार्थ की लागत बढ़ जाती है, तो वो चलाकर भी अपने पदार्थ की कीमत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में अमेरिकन गेहूं के सामने विकासशील और अविकसित देशों का जो गेहूं है वो नहीं टिक पाता है। तो ये जो डंपिंग के भय हैं या राशिपातन के जो भय हैं, डर हैं, ये भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सताते हैं। इसकी वजह से छोटे गरीब देशों को बहुत अधिक नुकसान। इसके अलावा अगला बिंदु छात्रों बनता है प्रदर्शन प्रभाव, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन जो इफेक्ट है ये प्रदर्शन प्रभाव का मतलब होता है दिखावा। लोग दिखावा करते हैं, लोग अपने आप को दूसरों की नजर में श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, बनावटीपन लाना चाहते हैं। और ये जो बनावटीपन और दिखावा जो प्रदर्शन है ये विदेशी बाजार की पहल है। विदेशी बाजार हमारे उपभोक्ताओं को इस ओर ले जाता है। जो वस्तुएं, जो थिंग्स की हम बात कर रहे हैं वो जब हमारे सामने होंगी ही नहीं तो हम उनका प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, दूसरे देशों से
या विकसित देशों से नकल करते हैं। नकल किस बात की करते हैं? वहां की सभ्यता और संस्कृति, खान पान, रहन सहन, इनमें जो बदलाव आ रहे हैं उनको हम अपनाना चाहते हैं, और अपनी संस्कृति, अपनी जो सभ्यता है, अपने खान पान, अपना जो रहन सहन है, उसको हम त्यागना चाहते हैं। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ये प्रदर्शन के लिए, दिखावे के लिए, बनावटीपन के लिए। तो ये जो बनावटीपन और प्रदर्शन की जो समस्या आ रही है वो विदेशी बाजार से आ रही है। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार नहीं होता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता, तो लोगों के बीच में इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं होती। लोग वास्तविकता में जीवन जीते। वास्तविकता को त्याग करके लोग प्रदर्शन के प्रभाव में आ जाते हैं, और प्रदर्शन के प्रभाव में आने के बाद क्योंकि उनकी आय इतनी होती नहीं है, और जब आय इतनी नहीं होती है तो उस जाल में वो फंस जाते हैं और एक नई समस्या को जन्म दे लेते हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर जो बदलाव आ रहे हैं ये सब डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, प्रदर्शन प्रभाव है, जिसके कारण हमें इस हानि का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों, इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जब निम्न आय वाले लोग उच्च आय वाले लोगों के संपर्क में आते हैं तो उनका नकल करने लग जाते हैं। इसे ही प्रदर्शन प्रभाव कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विकासशील देशों के उपभोग, विदेशी उच्च उपभोग के स्तर की नकल करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक ओर तो उपभोक्ता विदेशी वस्तुओं पर निर्भर हो जाता है, और दूसरी ओर उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि के कारण बचत प्रवृत्ति को कम करता है। और जैसे जैसे हमारी बचत प्रवृत्ति कम होती जाएगी छात्रों, तो हमें इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, अगला बिंदु बनता है आर्थिक शोषण की संभावना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आर्थिक शोषण की पूरी संभावना बनी रहती है, क्योंकि जो विकसित देश होते हैं वो छोटे विकसित देशों को टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर तो करते हैं, लेकिन घटिया टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करते हैं, घटिया वस्तुओं का ट्रांसफर करते हैं। इसलिए हमारा वहां आर्थिक शोषण ज्यादा देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकसित राष्ट्रों के द्वारा विकासशील राष्ट्रों के शोषण की संभावना हमेशा के लिए बनी रहती है। इस मत का समर्थन प्रोफेसर मिर्डल, जिन्होंने एशियन ड्रामा लिखा है, आर्थर लुइस, जिन्होंने श्रम का असीमित श्रम पूर्ति सिद्धांत दिया है, प्रोफेसर मिंट और सिंगर, जिन्होंने विकास की असंतुलित विकास पद्धति को दिया है। इन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि आज विकास देशों का विकसित देशों के साथ व्यापार होने से विश्व की अर्थव्यवस्था में ऐसा असंतुलन पैदा करने वाली शक्तियां पैदा हुई हैं, जिनसे व्यापार का लाभ केवल विकसित देशों को ही मिलता है। ठीक है, तो ये भी हानि के तौर पर हम देख सकते हैं। अगला बिंदु हमारा प्रतिकूल प्रभाव। कई बार बुरी आदतें हमारे अंदर जो आती हैं वो दूसरे लोगों के संपर्क में आने से आती हैं। जब तक हम बुरे लोगों से नहीं मिलेंगे जाकर, तब तक हमारे अंदर बुरी आदत नहीं आएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब हमें दूसरे लोगों से संपर्क स्थापित करवाता है, तो हमारे अंदर कुछ इस प्रकार की हैबिट्स आ जाती हैं जो हमारे लिए खतरनाक होती हैं, हानिकारक होती हैं। तो हमारे जीवन में बुरी आदतों का विकास हो जाता है। इसके लिए हम उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे चाइना में अफीम का उत्पादन नहीं होता है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा अफीम आयातक देश है। मतलब चाइना सबसे ज्यादा आयात करता है अफीम का। अफीम आपको पता है मादक पदार्थ है, और वहां के लोग अफीम का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं। तो ये बुरी आदत है, नशे की जो आदत है। यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता तो चाइना को विदेशी व्यापार से अफीम नहीं मिलता। अफीम नहीं मिलता तो वहां के लोग नशा नहीं करते। तो वहां के लोगों को यह नशे की जो आदत बनी है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा योगदान है। तो छात्रों, हम कह सकते हैं यहां पर उपभोक्ता की आदतों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण कभी कभी देश में हानिकारक एवं अवांछनीय वस्तुओं का आयात होने लगता है, जिसका देश के नागरिकों की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देता है। यद्यपि चीन में अफीम का उत्पादन नहीं होता, परंतु अफीम का आयात किया गया है, जिससे चीन के उपभोक्ता अफीम के उपभोग के आदी हो गए हैं। इसका वहां के सामाजिक ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जो व्यक्ति नशा करेगा, नशीले पदार्थों का सेवन करेगा, तो उसका सीधा सीधा प्रभाव समाज पर भी पड़ेगा, छोटे बच्चों पर भी पड़ेगा, वहां की महिलाओं पर भी पड़ेगा, और समाज में अशांति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है,
तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण हमारी आदतों में बदलाव आया है और विशेष तौर पर बुरी आदतों पर उसका प्रभाव देखने को मिला। अगला बिंदु हमारा बनता है अंतर्राष्ट्रीय वैमनस्य। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ती हुई प्रतियोगिता के कारण प्रत्येक देश अपने निर्यात बढ़ाने के लिए नए नए बाजारों को खोज रहा है। दो देशों के बीच में जो संघर्ष देखने को मिल रहा है, आज भारत और चाइना के बीच संघर्ष है, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष है, रूस और अमेरिका के बीच संघर्ष है, जापान और चीन के बीच संघर्ष है, रूस और चाइना के बीच संघर्ष है। तो ये जो वैमनस्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहा है, लड़ाई झगड़े जो बढ़ रहे हैं, ये सब अंतर्राष्ट्रीय पदार्थों की प्राप्ति की महत्वाकांक्षा के कारण बढ़ रहा है। छात्रों, प्रशांत महासागर में आपने द्वीप का नाम सुना होगा, मंचूरियन द्वीप। एक द्वीप है मंचूरियन द्वीप, जिसे खनिजों का अजायब घर कहते हैं। खनिजों का अजायब घर इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और उस द्वीप पर सभी देशों का नजर है। चाइना ये कहता है कि वो द्वीप हमारे नियंत्रण में है, अमेरिका कहता है कि वो द्वीप हमारे नियंत्रण में है, उधर जापान कहता है कि वो द्वीप हमारे नियंत्रण में। तो ये कच्चे पदार्थ या खनिज पदार्थों को प्राप्त करने की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो होड़ मची हुई है, और ये होड़ किस लिए है? विकास के पायदान में आगे बढ़ना है, दुनिया का सिरमौर बनना है, दुनिया को यह कहना है कि हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र हैं। इस होड़ के कारण, इस विकास के कारण लोगों में या देशों के बीच में वैमनस्य बढ़ता जा रहा है और ऐसी ऐसी कूटनीतिक रणनीतियां बनाई जा रही हैं जिसके कारण प्रत्येक देश को नीचा दिखाने का पूरा प्रयास किया जाता है। आज जो अफगानिस्तान का जो मैटर है, ये भी इस कूटनीति का एक हिस्सा है कि जो बड़े देश हैं वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इन छोटे देशों का उपयोग करते हैं, इनका शोषण करते हैं और यहाँ की जो मानवता है उसको शर्मसार करते हैं। तो छात्रों, हम ये कह सकते हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वैमनस्य भी बढ़ाया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने। अगला बिंदु हमारा बनता है देश में वस्तुओं का अभाव। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण देश में वस्तुओं का अभाव हो जाता है। इसके दोनों ही पक्ष हैं कि जो विकसित देश होते हैं उनमें दूसरे देशों को वस्तुएं बेचने की होड़ मच जाती है और वो अपने देश में वस्तुओं को न बेचकर ज्यादा लाभ कमाने के लिए दूसरे देशों में उन वस्तुओं को बेचने लग जाते हैं, जिससे अपने देश में वस्तुओं की कमी आ जाती है। ये एक समस्या और चुनौती के लिए हमारे सामने खड़ी हो जाती है। अगला बिंदु बनता है हमारा उच्च गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का निर्यात। हम अच्छी वस्तुओं का तो निर्यात कर देते हैं और घटिया वस्तु स्वयं के उपभोग के लिए रख लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे उपभोग की गुणवत्ता गिर जाती है, जो समाज पर और हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अगला बिंदु है भ्रष्टाचार की बढ़ती प्रवृत्तियां। बहुराष्ट्रीय निगम आयातक देशों के अधिकारियों को रिश्वत देकर इस बात के लिए विवश कर देते हैं कि वे उनका ही माल खरीदें। अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। ठीक है। और राजनीतिक प्रभुत्व का प्रसार, यह हमारा अंतिम बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानियों में, कि प्रत्येक देश अपने राजनीतिक प्रभुत्व को बढ़ाना चाहता है, विस्तारवादी नीति को अपनाना चाहता है, साम्राज्य विस्तार करना चाहता है। इसकी वजह से दो देशों के बीच में समय समय पर झगड़े होते रहते हैं, मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं और अनावश्यक रूप से तनाव बन जाते हैं। तो ये जो प्रभुत्व का प्रसार है, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण साम्राज्यवाद को बढ़ावा देता है। विकसित देशों ने विदेशी व्यापार के माध्यम से हमेशा छोटे तथा विकासशील राष्ट्रों के राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके उनका शोषण किया है, उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता को बाधित किया है, उसका हनन किया है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर छात्रों हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ व हानि दोनों ही हैं, परंतु यह सत्य है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सद्भावना एवं मानव कल्याण की दृष्टि से किया जाए तो इससे हानि की अपेक्षा संपूर्ण विश्व को लाभ ही प्राप्त होगा। ये जो बड़ा क्वेश्चन आपका छात्र एग्जाम की दृष्टि से बनता है वो इसी प्रकार से बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ और हानियां लिखें। तो लाभ आप दो प्रकार से लिखेंगे, आर्थिक लाभ और गैर आर्थिक लाभ, और फिर उसके प्रतिकूल में आप उनकी हानियों को समझाएंगे। इस तरीके से आप
ये करेंगे, इसका पीडीएफ मैं आपको डाल दूंगा, अपने नोटबुक में इसका पीडीएफ का काम आप कर लें, ठीक है ना। किसी प्रकार की आपको किसी भी बिंदु में समस्या आती है तो आप चैट बॉक्स में प्रॉब्लम लिख दें या अन्य माध्यम से आप संपर्क करके आप समस्या का समाधान प्राप्त कर लें। धन्यवाद छात्रों।